गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चा? स्टडी बेहतर चल रही है ना? मजा आ रहा होगा? चीजें एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होती जा रही होंगी। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इस नए टॉपिक का नाम रहेगा मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, वेग कर्तव्य, सॉरी मौलिक अधिकार, माय मिस्टेक। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, वे अधिकार जिनके अभाव में व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। राज्य के द्वारा व्यक्ति को दिए गए वे अधिकार जिनके अभाव में व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता, उसको मूल अधिकार कहते हैं। हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि राज्य कुछ अधिकार तथा कुछ कर्तव्य दोनों ही चीजें अपने नागरिकों को प्रदान करता है तथा नागरिक भी कुछ अधिकार और कर्तव्य दोनों ही चीजें अपने राज्य को प्रदान करते हैं, है ना? तो आज हम फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार पढ़ेंगे। मूल अधिकारों का वर्णन भाग 3 में है। मूल अधिकारों का वर्णन कहां है बच्चा? भाग 3 में है। मूल अधिकार जिसको फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है और इनका वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है। फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, इनका वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। मूल अधिकार जब भी शब्द आपकी दिमाग में जाए तो आप सीधा एक दिमाग में रख लीजिए कि वे अधिकार जिनके अभाव में व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता, ये अधिकार हमें राज्य की तरफ से प्राप्त है। ठीक है, ये अधिकार हमें कहां से प्राप्त है? राज्य की तरफ से प्राप्त है। शुरुआत करने से पहले 2 लाइनें लिखेंगे, 2 लाइनें बोलेंगे। जिंदगी ने सवालात बदल डाले, जिंदगी ने सवालात बदल डाले, वक्त ने हालात बदल डाले। हम तो आज भी वही हैं जहां कल थे। हम तो आज भी वही हैं जहां कल थे, बस लोगों ने अपने ख्यालात बदल डाले। चलिए तो बच्चा अपनी इन्हीं लाइनों के साथ अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और मूल अधिकार यानी कि वह अधिकार जिनके अभाव में व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता, नागरिक जिंदा नहीं रह सकता, और ये किससे प्राप्त है हमको? तो राज्य से प्राप्त है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि इनको जो संविधान में स्वीकृति मिली, संविधान जो हमारा है जिसमें इनको स्वीकृति मिली, संविधान में जब इनको लिखा गया तो इनको लिखने से पहले 8 दिन की बहस चली थी। 8 दिन की बहस चली थी संविधान सभा में, और संविधान सभा में 8 दिन की बहस के बाद मूल अधिकार लिखे गए थे। ठीक है बच्चा, मूल अधिकार यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ये बात पहले भी पढ़ा चुके हैं हम। मूल अधिकारों का सबसे पहली बार वर्णन 1928 में नेहरू रिपोर्ट में किया गया था। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में किया गया था, और नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया था मोतीलाल नेहरू ने। इन्हीं मूल अधिकारों को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रस्तुत किया था, और यही मूल अधिकार लास्ट में आकर के आपके संविधान में जोड़ दिए गए थे। यानी कि आपके संविधान में जो कुछ भी जोड़ा गया है वो अचानक से लाई गई चीजें नहीं है, इनके पीछे बड़ा हिस्टोरिकल एरा है। हर एक बिंदु के पीछे हिस्टोरिकल एरा है। ठीक है बच्चा, चलिएगा आगे बात करते हैं। जो मूल अधिकार हैं, इन मूल अधिकारों को संविधान में सरदार वल्लभ भाई पटेल समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मूल अधिकार संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो मूल अधिकार संविधान में सरदार वल्लभ भाई पटेल समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। ठीक है, मूल अधिकारों को और भी कुछ नामों से जाना जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, इसको नैसर्गिक अधिकार कहते हैं, यानी कि वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन का निर्वहन करने के लिए आवश्यक हैं, इनके अभाव में व्यक्ति का जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बात करते हैं। मूल अधिकार प्राप्त हैं किसको? व्यक्ति को। किसको प्राप्त हैं? व्यक्ति को। किसके द्वारा प्राप्त हैं? संविधान के द्वारा व्यक्ति को प्राप्त हैं, यानी कि राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्राप्त है। लागू कौन करता है मूल अधिकारों को? मूल अधिकारों को लागू कौन करता है बच्चा? ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है। मूल अधिकारों को लागू कौन करता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है। तो मूल अधिकारों को लागू करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का है, तथा सरकार इसमें सामान्य स्थिति में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।
राज्य के हस्तक्षेप करने का मतलब है सरकार का हस्तक्षेप करना। क्लियर है बेटा? यहां तक सारे पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट, अगली बात। क्योंकि ये वो अधिकार हैं जिनके अभाव में व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है, इनको लागू करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। सामान्यतः राज्य इसमें हस्तक्षेप करता नहीं है तथा न्यायालय लागू जरूर करता है, लेकिन न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय इनको बदल नहीं सकता है, लागू करता है, यानी कि संरक्षक है बस, बदल नहीं सकता है। लेकिन वाद विवाद योग्य है। अगर किसी भी मूल अधिकार पर आपको क्या लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है, या उस मूल अधिकार के द्वारा किसी का हनन हो रहा है, तो उस पर वाद विवाद हो सकता है। यानी कि अगर उसमें कोई त्रुटि रह गई है तो उस त्रुटि में संशोधन हो सकता है, केवल बदला नहीं जा सकता है। यानी कि वाद विवाद योग्य नहीं है, संशोधन किया जा सकता है बस। ठीक है? मूल अधिकारों का संरक्षक किसको कहा जाता है? नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट को। मूल अधिकारों का संरक्षक किसको कहा जाता है? नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट को। अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है तथा हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। मूल अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट भी है और बच्चा हाई कोर्ट भी है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट है। इन दोनों पर हम ब्रॉड से पढ़ेंगे अभी आगे किस तरीके से ये दोनों संरक्षक हैं। मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित किए जा सकते हैं और इनको निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। निलंबन का मतलब है कुछ समय के लिए उनको रोका जा सकता है, और उनको कुछ समय के लिए रोकने की शक्ति भी किसके पास है? तो वो केवल राष्ट्रपति के पास है। और वो समय जिसमें मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, उन पर स्टॉप लगाया जा सकता है, तो वो समय आपातकाल है। ठीक है बच्चा? आपातकाल मतलब समझ रहे हैं ना? कोई राष्ट्रीय आपात आ गया, वित्तीय आपात आ गया, आपके राज्य में कोई झगड़ा हो गया, तो इन स्थितियों को हम आपातकाल कहते हैं। नेक्स्ट, इन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है। मूल अधिकारों को प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। प्रतिबंधित करने का मतलब क्या है? कुछ समय के लिए स्टॉप लगा देना। ये निलंबन और प्रतिबंधन दोनों अलग अलग शब्द हैं। निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। और प्रतिबंधन कौन कर सकता है? संसद। मूल अधिकारों का निलंबन हो सकता है। निलंबन किस दौर में हो सकता है? आपातकाल में। और निलंबन करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। मूल अधिकारों का प्रतिबंधन हो सकता है, प्रतिबंधित हो सकते हैं, और प्रतिबंधित करने का अधिकार किसके पास है बच्चा? संसद के पास। क्लियर है? नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। पहले मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। कितनी थी? 7। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। पहले मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। जो 7वां मूल अधिकार था उसको संपत्ति का अधिकार कहा जाता था। कैसा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। चूंकि ऐसा लगा कि बिना संपत्ति के व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। क्या बात? क्योंकि हमने क्या कहा? संशोधन किया जा सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके बिना निर्वहन हो सकता है, तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो वही है, मूल अधिकार वे अधिकार जिनके अभाव में व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन क्या संपत्ति के अभाव में व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता? संपत्ति के अभाव में अब आप ये सोचेंगे कि बिना पैसे के कैसे जिया जाएगा। ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी मूल अधिकार के लायक तो नहीं है। उसको कोई और अधिकार बना दिया जाए। तो और अधिकार का मतलब क्या है? कानूनी अधिकार बना दिया जाए। तो यही हुआ हमारे संविधान में। पहले मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, वर्तमान में 6 है, क्योंकि 7वां मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार था। 7वां मूल अधिकार कौन सा था बच्चा? संपत्ति का अधिकार था, जिसका वर्णन अनुच्छेद 31 में था। 7वां मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार था, जिसका वर्णन कहां था बच्चा? अनुच्छेद 31 में था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा
44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 7वें मूल अधिकार संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके कानूनी यानी कि विधि यानी कि लॉ कानूनी अधिकार बना दिया गया। कैसा अधिकार बना दिया गया बच्चा? कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300 क के तहत। ये गलत है, अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया बच्चा। और कौन से अनुच्छेद के तहत बना दिया गया? अनुच्छेद 300 क के तहत। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक हल्की सी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनके अभाव में व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है। दूसरी बात यह है मूल अधिकारों को संविधान सभा ने 18 दिन की, ये 8 दिन नहीं है बच्चा, ये गलत लिख रहा है इसमें, 18 दिन की लंबी बहस के बाद संविधान में जोड़ा था। मूल अधिकार हमने कहां से स्वीकार किए हैं? अमेरिका से लिए हैं। मूल अधिकारों का सबसे पहली बार वर्णन किसमें मिलता है? नेहरू रिपोर्ट में मिलता है। नेहरू रिपोर्ट कब बनी थी? 1928 में बनी थी। नेहरू रिपोर्ट किसने बनाई थी? मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी। मूल अधिकारों के ऊपर चर्चा कांग्रेस की किस बैठक में पहली बार हुई? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। कब हुई? 1931 में। इस चर्चा को रखने वाले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकारों को और किस नाम से जाना जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा। मूल अधिकार किसको प्राप्त है? व्यक्ति को। मूल अधिकार व्यक्ति को किसके द्वारा दिए गए हैं? संविधान के द्वारा। मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है। राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। क्या मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है? तो नहीं है, न्यायालय उनमें परिवर्तन नहीं कर सकता है, लेकिन वाद विवाद योग्य हैं, यानी कि संशोधन कर सकता है। न्यायालय उनमें परिवर्तन नहीं कर सकता है, परंतु कैसे हैं? वाद विवाद योग्य हैं। इसका मतलब क्या है कि राज्य उनमें संशोधन कर सकता है। तथा मूल अधिकारों का संरक्षक किसको कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का संरक्षक किस अनुच्छेद के तहत कहते हैं? 32। और हाई कोर्ट को मूल अधिकारों का संरक्षक कौन से अनुच्छेद के तहत कहते हैं? अनुच्छेद 226। क्या मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है? तो हां। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। किस काल में? आपातकाल में। किस काल में? आपातकाल में। अगली बात, क्या मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है? हाँ जी, किया जा सकता है। कौन कर सकता है? संसद। मूल अधिकारों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 6। पहले कितनी थी? 7। 7वां मूल अधिकार कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार का वर्णन पहले किसमें था? अनुच्छेद 31। संपत्ति के अधिकार को कब कानूनी अधिकार बना दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978। वर्तमान में कानूनी अधिकार के तौर पर संपत्ति के अधिकार का वर्णन कहां है? अनुच्छेद 300 क में। अनुच्छेद 300 क में। क्लियर है बच्चा? कोई दिक्कत नहीं आता? अगली बात, ये असीमित नहीं है। असीमित नहीं है से मतलब क्या है? आप ऐसे करके समझ लीजिए कि आप किसी बस में जा रहे हैं, बस पूरी तरह से भरी हुई है। आपने कहा मुझे घूमने की स्वतंत्रता मिली हुई है। आप घूमने लगे ऐसे करके, ऐसे करके, आप ऐसे करके घूमने लगे, ऐसे करके, ऐसे करके। सामने वाले के पड़े 2 चांटे। जैसे ही सामने वाले के 2 चांटे लगे, अब वो तुम में देगा 10-12 लात। तुमने कहा भाई मुझे तो घूमने की स्वतंत्रता है इसलिए मैं घूम गया, तुमने क्यों मारे? वो बोलेगा मुझे भी तो घूमने की स्वतंत्रता है, मैं तो लातों से घूमता हूं, तू हाथों से घूमता है केवल। समझ रहे हैं ना? यानी कि ये असीमित नहीं है, आप अपने दायरे में रह करके इनको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपको बोलने का अधिकार मिला हुआ है, आप किसी भी मंच पर जाकर के खड़े हो गए, कुछ भी अनाप शनाप बकने लगे, गालियां देने लगे, तो पता चलेगा कि आपकी तरफ जूते फेंकने लगे। क्यों? क्योंकि आप तो कहेंगे कि मुझे तो बोलने की स्वतंत्रता है, वो कहेगा हमें तो फेंकने की स्वतंत्रता है। यानी कि मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है बच्चा कि ये असीमित नहीं है। मूल अधिकार क्या है? असीमित नहीं है। मूल अधिकार सीमित हैं, और सीमित हैं तो इनका युक्त युक्त निर्बंधन की बात की जाती है। काय की बात की जाती है? युक्त युक्त, यानी कि समय दर समय
अगर एक स्टेप आपको मिला हुआ है तो एक स्टेप सामने वाले को भी मिला हुआ है। अगर आप अपने स्टेप का निर्वहन करेंगे तो सामने वाला अपने का निर्वहन करेगा। अगर आप अपने स्टेप में गड़बड़ी करेंगे तो वो भी कम नहीं है, वो भी अपने हाथ हथियार सब साजो सज्जा लेकर के बैठा हुआ है। समझ रहे हैं ना? क्लियर है बच्चा? कोई दिक्कत तो नहीं? यानी कि मूल अधिकार आपके जीवन को जीने के अधिकार जरूर हैं, व्यक्ति उनके अभाव में जिंदा नहीं रह सकता, यह भी सत्य है। लेकिन ये कहें कि ये आपको ही मिले हुए हैं, आप जैसे चाहेंगे वैसे इनका निर्माण कराएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना? यानी कि ये असीमित नहीं है, सीमित है। अगली बात, इनकी प्रकृति नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की है। जैसा मैंने बताया आपको अभी, मैंने कहा कि मुझे बोलने की स्वतंत्रता है, मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं, तब तक ये सकारात्मक प्रवृत्ति है। शिक्षा कैसी? आपके जीवन को सफल बनाने की। अगर मैं यही शिक्षा दूं, लेकिन वो शिक्षा कैसी? आपको आतंकवादी बनाने की, और मैं सामने वाले से कहूं कि मुझे तो बोलने की स्वतंत्रता है, तो प्रकृति कैसी हो गई उसकी? नकारात्मक हो गई। नहीं, फिर तो राज्य के लिए खतरा हो गया मैं, और मैं राज्य के लिए खतरा हो गया, इसका मतलब क्या है? मेरे बोलने के अधिकार को कट कर दिया जाएगा। समझ रहे ना? यानी कि वो असीमित नहीं रहेगा, सीमित रहना चाहिए। यानी कि इसकी प्रकृति नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की है। ये नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी मिले हुए हैं। कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल नागरिक को मिले हुए हैं। इसके बारे में हमने नागरिकता वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 कल क्लियर किए थे इसको, आज इन पर डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा? कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? फंडामेंटल क्लियर हुआ यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक एक करके मूल अधिकारों के अनुच्छेदों पर हम डिस्कशन करेंगे। जैसे जैसे दर बदर एक एक करके क्रमशः हम अनुच्छेदों को पढ़ते चले जाएंगे, इनको धीरे धीरे समझना आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अनुच्छेद 12 के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमको पता है कि 12 से लेकर के 35 तक वर्णन कहां से कहां तक है बच्चा? 12 से लेकर के 35 तक। सबसे पहले हम अनुच्छेद 12 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 12 हमें राज्य की परिभाषा देता है। पहला क्वेश्चन ये तमाम बार पूछा गया है, राज्य की परिभाषा कहां दी गई है? तो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है। राज्य की परिभाषा के बारे में थोड़ी सी बातें हम पिछली क्लास में भी बता चुके थे। राज्य क्या होता है? तो मूलतः पॉलिटी में देश को ही राज्य माना जाता है। वैसे सामान्य भाषा में अनुच्छेद 12 यह कहता है कि वह स्वतंत्र निकाय जिसकी निर्णय लेने की शक्ति अगर उसके पास है तो वह राज्य है। जैसे मैं अपना कोचिंग सेंटर चलाता हूं, तो अपने कोचिंग सेंटर की निर्णय लेने की शक्ति मेरे पास है। उसमें टाइपिस्ट को क्या देना है, टीचर जो ट्रेनर रखे हुए हैं उनको क्या देना है, किस तरीके से बच्चों से लेना है, क्या पेमेंट किसको कैसे किस हिसाब से करना है, ये सारे निर्णय मैं ले रहा हूं। अगर ये सारे निर्णय लिए मैं ले रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? मेरा कोचिंग सेंटर मेरा एक राज्य है। जैसे डिस्ट्रिक्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सारे निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? डीएम साहब के पास। तो डिस्ट्रिक्ट क्या है? एक राज्य है। प्रांत क्या है? एक राज्य है। देश क्या है? एक राज्य है। तो राज्य वह स्वतंत्र निकाय होता है जिसके पास अपने सारे निर्णय लेने की शक्ति होती है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे तो आपको अनुच्छेद 12 बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अनुच्छेद 12 में है क्या? राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य क्या है? तो भारत सरकार एक राज्य है, संसद एक राज्य है, राज्य कोई सरकार एक राज्य है, विधानमंडल एक राज्य है, स्थानीय प्राधिकारी जिला पंचायत जो होता है वह एक राज्य है, ब्लॉक पंचायत क्या है? एक राज्य है। कोई भी अन्य बोर्ड जिसको कानूनों ने बनाया है, इलेक्ट्रिक बोर्ड, बिजली विभाग जो बोर्ड है वो क्या है? एक राज्य है। एयरपोर्ट अथॉरिटी क्या है? एक राज्य है। राज्य मतलब समझ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं है।
यानी कि वह स्वतंत्र निकाय, वह प्रत्येक स्वतंत्र निकाय जो अपने निर्णय लेने के लिए क्या है, खुला हुआ है, उसी को हम राज्य बोलते हैं। ठीक है, तो हमने कहा अनुच्छेद 12 में एक तो दी गई राज्य की परिभाषा तथा यह बताया गया है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करते हो। सबसे पहले तो यह कहा गया है कि अगर तुम कोई भी कंपनी चलाते हो तो तुम भी उसके राज्य हो, उस कंपनी के संचालक हो तुम, इसका मतलब उस कंपनी में क्या रूल और रेगुलेशन होंगे इनका निर्धारण तुम करेंगे, लेकिन तुम्हारे रूल और रेगुलेशन मूल अधिकारों पर हावी नहीं होने चाहिए। अगर तुम्हारे द्वारा बनाए गए रूल और रेगुलेशन किसी भी मूल अधिकार का हनन करते हैं, इसका मतलब है अब तुम्हारी नहीं चलेगी। क्योंकि अनुच्छेद 12 दो बातें कहता है। अनुच्छेद 12 क्या कहता है, एक तो कहता है राज्य होगा क्या, यानी कि राज्य की परिभाषा देता है, और फिर उस राज्य को सीमित करता है कि आप अपने सारे नियम बनाइए, नागरिकों को काम पर रखिए, व्यक्तियों को काम दीजिए, लेकिन किसी के मूल अधिकारों का हनन मत कीजिए। क्लियर है बच्चा, अनुच्छेद 12 क्लियर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्लियर है। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 13, बच्चा हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 13 की तरफ। क्या है अनुच्छेद 13? अनुच्छेद 13 में एक बात कही गई है असंगत, इसका कोई विशेष अर्थ है नहीं। दूसरी बात की गई है अल्पीकरण। ये क्या अल्पीकरण है, अर्थात ऐसा कोई भी कानून जो चाहे पहले का हो या बाद में बनाया जाए मान्य नहीं होगा यदि वह मूल अधिकारों का हनन करता है। भारत सरकार कोई भी कानून बना रही है, उस कानून को बनाने के दौरान उसको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि व्यक्तियों के मूल अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। अगर व्यक्ति के मूल अधिकारों का अल्पीकरण यानी कि हनन हो रहा है तो उस कानून के उस भाग को जहां से वो हनन कर रहा है कट कर दिया जाएगा। और इसके बहुत तेरे उदाहरण हमने देखे हैं। तो अनुच्छेद 13 के बारे में हम ये कह सकते हैं कि नए कानून जो मूल अधिकारों का हनन करते हैं उनका अल्पीकरण कहां वर्णन है, अनुच्छेद 13 में। यह अल्पीकरण जो होता है यानी कि जो हिस्सा आपके कानून का हमारे मूल अधिकारों को काट रहा है उस हिस्से को कैसे हटाया जाएगा, उसके लिए 1, 2, 3 पॉलिसियों की बात की गई है। उसे हटाने के लिए 3 तरीके से उसको हटाया जा सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग। 3 तरीके से उसको हटाया जा सकता है। कितने तरीके से हटाया जा सकता है? 3 तरीके से। अभी आगे इन तीनों तरीकों पर चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, अर्थात संविधान के पहले बनाए गए सभी कानून, संविधान से पहले, संविधान बनने से भी पहले जितने भी कानून बनाए गए थे वो सबके सब ज्यों का त्यों बने रहेंगे, यथावत बने रहेंगे, बशर्ते वह व्यक्ति के मूल अधिकारों को न छीनते हों। अगर व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन इनके द्वारा नहीं होता है तो हमें पुराने कानूनों को हटाने की भी जरूरत नहीं है। और इसका उदाहरण सबसे बेहतर था आईपीसी एक्ट 1860, आईपीसी इंडियन पेनल कोड की धारा 1860। वर्तमान में इसमें संशोधन कर दिए गए हैं, लेकिन पहले की कंडीशन यही थी, अभी तक चला है। इसका मतलब क्या है कि हमें किसी भी उस हिस्से को हटाने की जरूरत नहीं है जो हमारे मूल अधिकारों का हनन नहीं करता हो। अगर मूल अधिकारों का हनन करता है तो उसका कौन सा हिस्सा हनन कर रहा है उस हिस्से को हटा दीजिए। अगर पूरा कानून हनन कर रहा है तो पूरे कानून को हटा दीजिए।
चलिए आगे समझते हैं इसके बारे में। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा पर्सनल लॉ। एक दूसरा उदाहरण है उसका। एक तो आईपीसी की धारा 1860 आज तक क्रियान्वित रही। क्यों रही? क्योंकि वो मूल अधिकारों का हनन नहीं करती थी। जब वो मूल अधिकारों का हनन ही नहीं कर रही है तो उसको हटाने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि उसको कानून बना रहने देना चाहिए। एक और था जो मूल अधिकारों का हनन नहीं करता है, पर्सनल लॉ। इस पर 1937 में कानून बना था। कब बना था? 1937 में। हमारा संविधान कब लागू हुआ? 1950 में। इसका मतलब क्या है? हमारे संविधान के बनने से पहले ही यह कानून बन गया था पर्सनल लॉ का। इसने हमको डिस्टर्ब नहीं किया, हमने इसको छेड़ा नहीं। इसने हमको डिस्टर्ब किया, हम इसको छेड़ देंगे। क्या हुआ वो समझिए। 1937 में कानून बना जो धार्मिक छूट प्रदान करता है। जैसे आर्मी में पंडित राव की एक वैकेंसी निकलती है, पंडित राव की उस वैकेंसी पर केवल ब्राह्मण व्यक्ति को ही चुना जा सकता है। रिजर्वेशन हो गया। ये क्या है? ये धार्मिक छूट है। जैसे मुस्लिमों में शरिया का कानून लागू होता है। मुस्लिम समुदाय अपने ऊपर जो कानून लागू कराते हैं उस कानून को क्या बोलते हैं हम? शरिया। शरिया का कानून होता है। इसी शरिया के कानून में 3 तलाक का वर्णन था। काय का वर्णन था? 3 तलाक। जिसके लिए मैडम सायरा बानो, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इनको। इन्होंने पूरे भारत में एक जागृति ला दी, जिसके लिए मैडम सायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की तथा 3 तलाक को अनुच्छेद 25 का हनन बताया। जब यह बात सिद्ध हुई तो 3 तलाक जहां जहां तक अनुच्छेद 25 का हनन करता था, यानी कि जहां जहां तक मूल अधिकारों का हनन करता था वहां वहां तक उसको काट दिया गया। आप सुनते होंगे सामान्य भाषा में 3 तलाक समाप्त हो गया है। 3 तलाक समाप्त नहीं हुआ है। 3 तलाक में एक विशेष कानून था, वो समाप्त हुआ है। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो में इस पर पूरे पर डिबेट करेंगे बढ़िया तरीके से, क्योंकि अभी हम इस पर डिबेट करने लगे बच्चा तो अभी हम मूल अधिकार छूट जाएंगे हमारे। इस पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है? प्रॉपरली इतना समझ में आ गया कि अनुच्छेद 13 हमसे क्या कहता है? अनुच्छेद 13 हमसे ये कहता है भैया कि अगर आपका कोई भी कानून जो संविधान बनने से पहले का है या संविधान बनने के बाद बना है, अगर वह कानून मूल अधिकारों का हनन नहीं करता है तो हमें उस कानून से कोई दिक्कत नहीं है, उस कानून को हम लागू रख सकते हैं। अगर उस कानून का कोई भी हिस्सा मूल अधिकारों का हनन करेगा हम उस हिस्से को काट देंगे। इसी को हम कहते हैं कानून का अल्पीकरण। कानून के अल्पीकरण का वर्णन कहां है? अनुच्छेद 13 में। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट, अगली बात। एक शब्द आता है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई अपील दायर कर रखी है लोअर कोर्ट में, आप उस लोअर कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है तो उस न्याय की दोबारा से सुनवाई करा सकते हैं। उसी को हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। हमने कोई अपील दायर की जो है लोअर कोर्ट में, लोअर कोर्ट वाली अपील से लोअर कोर्ट का निर्णय आ गया और हम उससे खुश नहीं है तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट के निर्णय से भी हम संतुष्ट नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के भी निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो हम भगवान वाले कोर्ट में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यह है कि न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि निचली अदालत का ऊंची वाली अदालत में दोबारा से निर्णय की सुनवाई। इसी को हम क्या बोलते हैं?
न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन जो शब्दावली है, इस शब्दावली का डायरेक्ट पूरे संविधान में कहीं वर्णन नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन होगा ऐसा वर्णन हमको अनुच्छेद 13 में, 22 में और 226 में, 13 में 32 में, 13 में 32 में और 226 में मिलता है। गलत लिख देता है हमारा टाइपिस्ट। ठीक है बच्चा, 13 में, 32 में और 226 में मिलता है। अगली बात, मौलिक अधिकारों के नाम पर संविधान संशोधन को चुनौती जब तक नहीं दी जा सकती जब तक वह किसी मूल अधिकार को ना छुए। संविधान में कोई संशोधन किया गया है, नया कानून बनाया गया है और आप कहेंगे ये गलत है, इसको हटाइए, ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता। अगर वह वाकई में आपके मूल अधिकारों का हनन करता है तो उस पर कोई बात चल सकती है। अगर वह आपके मूल अधिकारों का हनन नहीं करता है तो इस पर कोई डिबेट भी नहीं होगी। क्लियर है? नेक्स्ट, अब हमने कहा कि 3 तरीके से कानूनों का अल्पीकरण किया जा सकता है। कौन कौन से 3 तरीके हैं, अब उनको समझ लेते हैं। पहला तरीका है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, अपृथकीकरण का सिद्धांत। ए.के. गोपाल बनाम मद्रास राज्य एक वाद चला था और इस सिद्धांत के अनुसार कानून के उसी भाग को हटाना है जो असंवैधानिक है, ना कि पूरे संविधान को। मैंने जैसा कि बताया 3 तलाक का जो हिस्सा खराब था उसको हटा दिया गया, बाकी का पूरा कानून जैसा का तैसा है। इसी को हम क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, यानी कि कानून के केवल उसी हिस्से को हटाना जो हिस्सा खराब हो गया है। जैसे हमारे शरीर के किसी हिस्से में गलन शुरू हो गई है तो शरीर के उसी अंग को काट देना, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। दूसरा होता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत बोलते हैं। पुराना कानून जिस सीमा तक नए कानून से भिन्न है उसका स्वमेव समापन हो जाता है। पुराना कानून जिस सीमा तक नए कानून से भिन्न है वो टोटल का टोटल पुराने वाले का जो हिस्सा भिन्न है। मान के चलिए कि हमारे पुराने कानून में ए, बी, सी, डी और ई की बात हो रही थी, नए कानून में डी, ई, एफ, जी, एच की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है, यहां तक कॉमन है, ये हटा दीजिए। इसी को हम क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत। क्लियर है बच्चा? अगला है प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, भविष्य लक्षी प्रभाव। गोलकनाथ बाद बनाम पंजाब राज्य, ये डिबेट चली थी 1967 में। आज इसमें बात कही गई है कि आज बना कानून भविष्य के लिए लागू होगा, न कि भूतकाल के लिए। अगर आप किसी मुद्दे पर आज कानून बनाते हैं, जैसे मान के चलिए कि आज आप ये कहते हैं कि बलात्कार की सीधी सजा फांसी होगी, तो पिछले जिन लोगों ने बलात्कार किया है उनको फांसी नहीं होगी, आज के बाद जो लोग बलात्कार करेंगे उनको फांसी होगी। समझ गए ना? यानी कि आज जो कानून बनाया गया है वो भविष्य के लिए लागू होगा, ना कि भूतकाल के लिए, क्योंकि भूतकाल का समय परिस्थिति अलग थी और भविष्य की समय परिस्थिति अलग होगी। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? क्लियर है? अगली बात करते हैं। अगला हमने अनुच्छेद 13 में एक शब्द लिया, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का सीधा वर्णन कहीं मिलता नहीं। न्यायिक पुनरावलोकन का वर्णन केवल अनुच्छेद 13, 32, 226, 13 में फंडामेंटल राइट के तहत, 32 में सुप्रीम कोर्ट को और 226 में हाई कोर्ट को दिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, जैसा मैंने शब्द कहा, समझ गए होंगे, न्याय की पुनरावृत्ति, यानी कि लोअर कोर्ट की बात को हाई कोर्ट की बात को सुप्रीम कोर्ट पुनरावलोकन में ला सकता है, यानी कि दोबारा से उसकी सुनवाई कर सकता है। जो न्यायिक पुनरावलोकन है, इसके लिए 2 कंडीशनें ली गई हैं। एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक तो कानून जिस प्रक्रिया को स्थापित करता है उसके द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन हो। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को बर्डन जापान में है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का बर्डन कहां है, जापान में।
और दूसरा है विधि के सम्यक प्रक्रिया, और इसका वर्णन कहां है बच्चा? यूएसए में है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि आप पर कोई केस चल रहा था, उस केस की सुनवाई लोअर कोर्ट पूरी तरह से कर चुका है तथा अपना जजमेंट सुना चुका है। लोअर कोर्ट के इस निर्णय को बदलने का अधिकार केवल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास है। आप मान के चलिए कि हाई कोर्ट में चले गए, तो आप हाई कोर्ट में चले गए तो सबसे पहले हाई कोर्ट आपकी बात को नहीं सुनेगा, बल्कि उस कोर्ट के निर्णय को और उस कोर्ट की उन स्थितियों को, वस्तु स्थितियों को समझने की कोशिश करेगा। उस कोर्ट ने जो शब्द कहे हैं उन शब्दों को समझने की कोशिश करेगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यही है। इसकी समीक्षा लेटर ऑफ लॉ, इसकी समीक्षा कैसे होती है? लेटर ऑफ लॉ। समीक्षा कौन कर सकता है? लोअर कोर्ट की समीक्षा हाई कोर्ट कर सकता है और हाई कोर्ट की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। लेटर ऑफ लॉ जो शब्द सह बोले गए, शब्द टू शब्द, कानून के शब्द के तहत होती है। प्रकृति का कानून औचित्यता दर्शाता है, लेकिन इसका वर्णन इसमें नहीं, इसमें केवल कानून की बात चलती है, प्रैक्टिकल बात नहीं चलती कि ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा। जो विधि के सम्यक प्रक्रिया है, इसमें लेटर ऑफ लॉ और नेचर ऑफ लॉ दोनों चलती है। यानी कि इसमें लेटर ऑफ लॉ यानी कि इस बात को भी लिया जाता है जो जापान से ली गई है, शब्द से क्या बात कही थी, प्लस नेचर ऑफ लॉ, क्या ये बातें प्रकृति के अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं, क्या प्रकृति पर इनका दुष्प्रभाव पड़ेगा या स्वच्छ प्रभाव पड़ेगा, इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे सोशल मीडिया पर वर्तमान में फूहड़पना परोसा जा रहा है। बहुतेरे लोग ऐसे हैं जिनको सोशल इन्फ्लुएंसर बोला जाता है, यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर। ये यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं कि ना इनको बात करने की तमीज है, ना इनको समाज को कोई संदेश देने की तमीज है। इनको कुछ भी नहीं आता सिवाय फूहड़ता फैलाने की। ये एक तरीके से हमारे समाज का सत्यानाश कर रहे हैं। और ऐसे ही लोगों को प्रोत्साहित कर रही है हमारी सरकार, अवार्ड दे रही है इनको। जब सरकार इनको प्रोत्साहित करेगी तो उसका दुष्परिणाम हमारे समाज को भी देखना पड़ेगा। हमारे समाज में भी फिर यही हो रहा है। समाज में भी पंचायती बैठकें, खाप बैठकें या ऐसी वैसी जो भी छोटी मोटी चीजें होती हैं, उन जगह पर इनको प्रशस्ति पत्र दिए जा रहे हैं। इन चीजों का क्या असर होगा हमारे समाज पर? इन चीजों का असर हमारे समाज पर यह होगा कि जो बच्चा छोटा इन चीजों को देख रहा होगा, वो एजुकेशन से भटक करके उसके दिमाग में यही आएगा कि ऐसी फौड़ियत मैं क्यों ना फैलाऊं, ऐसा ही बदतमीज मैं क्यों ना हो जाऊं, जिसको बात करने की तमीज नहीं है, जिसको जिंदगी जीने की तमीज नहीं है, अश्लीलता परोसना उसका काम है। अगर मैं भी ऐसे ही हो जाऊं तो मुझे भी इसी तरीके से सम्मानित किया जाएगा। सोशल मीडिया पर आपका एक्टिव होना लेटर ऑफ लॉ हो सकता है, नेचर ऑफ लॉ नहीं हो सकता। अगर कोई भी व्यक्ति उसको ऐसी स्थिति में अगर उसको कोई प्रशस्ति पत्र या अवार्ड किसी स्टैंड पर दिया जा रहा है तो उसको कोई चमाटा मार दे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जिसने चमाटा मारा है, सीधी सी बात है, उस पर कोई ना कोई केस चलेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं उसके केस की सुनवाई इसके तहत भी होनी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति ने जो तमाचा मारा है उसने ये सोच करके मारा है कि इसके माध्यम से आगे आने वाली पीढ़ियां हमारी त्रस्त ना हो जाएं, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां त्रस्त ना हो जाएं, हमारे बच्चों पर इसका गलत इफेक्ट ना पड़े। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने तमाचा मारा है। समाज में सामाजिकता को दरकिनार रख करके आप जीने की कोशिश करेंगे, समाज में सामाजिकता को दरकिनार रख करके आप जब भी जीने की कोशिश करेंगे, आप कभी भी
अपने आप को पूर्ण नहीं पाएंगे। खैर, जो भी हो रहा है उस बात पर बाद में देखा जाएगा, अभी का समझ लीजिए थोड़ा सा। तो न्यायिक पुनरावलोकन भी दो तरीके से होता है। एक तो बच्चा कानून के जो शब्द हैं उनके आधार पर, बिल्कुल प्रॉपर शब्द टू शब्द लॉ, लेटर ऑफ लॉ क्या कह रहा है, और दूसरा नेचर ऑफ लॉ के आधार पर भी होता है। क्या हमारा समाज, क्या हमारा नेचर, क्या हमारी प्रकृति कहीं ऐसा तो नहीं है जो इसका दुष्प्रभाव झेल रही हो, लेकिन लॉ इसको छूट दे रहा हो। उस फूवरता को लॉ तो छूट दे रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो यही है ना कि वो हमारे समाज को दूषित कर रहे हैं। वे लोग जिनको काम कोई आता नहीं है, वे लोग जो पढ़े लिखे हैं नहीं, वे लोग जिनको बात करने की तमीज है नहीं, और वे लोग संदेशा दे रहे हैं हमारे समाज को, और हमारा पढ़ा लिखा युवा वर्ग उनकी रील स्क्रॉल कर रहा है और सुन रहा है उनको। और जब यही वर्ग उनको सुनेगा तो उनको सुनने वाले हमारे बच्चे भी होंगे जो छोटे छोटे होंगे, जिनका बौद्धिक विकास नहीं हुआ होगा। उनका बौद्धिक विकास नहीं हुआ होगा तो उन पर भी इन्हीं चीजों का असर पड़ेगा, और उन पर इसी चीज का असर पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? जो हमारे संविधान का मूल कंसेप्ट है वैज्ञानिकता को बढ़ाना, उससे हम बिछड़ जाएंगे। हमारा समाज त्रस्त होने के कगार पर चला जाएगा। खैर, जो भी है, नेक्स्ट। एक बात और आई अभी कि मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, वर्तमान में 6 रह गई है। 7वां मूल अधिकार हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो मूल अधिकार में और कानूनी अधिकार में, दोनों में अंतर क्या है ये समझ लीजिए। कानूनी जो मूल अधिकार जो होता है ये स्वयं संविधान द्वारा व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। जो मूल अधिकार होता है वह स्वयं संविधान द्वारा व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। वहीं जो कानूनी अधिकार होता है उनको विधायिका सर्वोच्च विधायिका कौन है? यानी कि संसद समय समय पर बनाती रहती है। विधायिका बोले तो संसद उसे समय समय पर बनाती रहती है। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में जो मूल अधिकार हैं उनकी संख्या 6 है, कई बार बता दिया है। सबसे पहला मूल अधिकार, मूल अधिकारों को समझने के लिए आप एक डायरेक्टली सी लाइन समझ लीजिए। क्या है? समानता, स्वतंत्रता शोषण के विरुद्ध होती है। समानता 1, स्वतंत्रता 2, शोषण 3। समानता, स्वतंत्रता शोषण के विरुद्ध होती है। धर्म और संस्कृति संवैधानिक उपचार है। 6 मूल अधिकार, 6 हो गए इसी लाइन में। समानता, स्वतंत्रता शोषण के विरुद्ध होती है। धर्म और संस्कृति संवैधानिक उपचार हैं। समानता यानी कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कितने अधिकार हैं? 6। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णन है। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति व शिक्षा 29-30 और संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, और जैसा कि हमने बताया था मूल अधिकारों की संख्या 7, उनमें से एक हट गया, 6 रह गए थे। 6 हमने ये पूरे बता दिए हैं। 7वां जो मूल अधिकार था ये था संपत्ति का अधिकार। 7वां मूल अधिकार संपत्ति का मूल अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा
कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिए गए। ठीक है, जिस समय ये काम किया गया उस समय प्रधानमंत्री पूछ लेता है, उस समय पर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। उस समय पर प्रधानमंत्री कौन थे बच्चा? तो मोरारजी देसाई थे। ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे बेटा? तो मोरारजी देसाई थे। अगली बात, उस समय प्रधानमंत्री बेटा मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट, अनुच्छेद 14। सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं, समानता के अधिकार। 14 से 18 ना समानता के अधिकार। समानता के अधिकार कहां से कहां तक है? 14 से 18। तो सबसे पहले अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात होती है। क्या की समानता की बात होती है? विधि। विधि मतलब कानून। कानून के समक्ष समानता। कानून के लिए सभी क्या है? बराबर है। अनुच्छेद 14 कानून के लिए सभी क्या है? बराबर है। कैसे कानून के लिए सभी बराबर है उस बारे में बात करेंगे। यानी कि यहां कानून के शासन की बात होती है। कानून के लिए सभी बराबर हैं, तो कैसे बराबर हैं? उसके शासन के द्वारा। जो कानून का शासन है वो दो तरीके का है, एक होता है विधि के समक्ष समानता और एक होता है विधि के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता से मतलब क्या है कि जहां सभी के लिए कानून क्या होता है? बराबर होता है, तथा वही कानून कुछ लोगों को संरक्षण भी प्रदान करता है। ये जो रिजर्वेशन की बात आती है, ये रिजर्वेशन वाली कंडीशन यहीं से निकल करके आती है। ये कुछ लोगों के संरक्षण की भी बात करता है। वे लोग कौन है जिनके संरक्षण की बात करता है? तो वो हम हो सकते हैं, वो आप हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। वो केवल ये ना समझें कि जनरल कैटेगरी के लिए ही नहीं है, ओबीसी के लिए नहीं है, एससी के लिए नहीं है, एसटी के लिए, सबके लिए संरक्षण है। एक उदाहरण के तौर पर बता देते हैं। जैसे आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, मानहानि। क्या नाम होता है बेटा? मानहानि। अब जो मानहानि नाम होता है, ये मानहानि का दावा कैसे लगता है? जैसे किसी व्यक्ति की बेइज्जती हुई है, किसी व्यक्ति की बेइज्जती हुई है और उसकी बेइज्जती हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि वह उस व्यक्ति को कोर्ट में लेकर के जाएगा और कोर्ट में अपना मानहानि का दावा ठोक देगा, कह देगा मेरे मान की हानि हुई है, यानी कि मेरी इज्जत घटाई गई है। कोर्ट कहेगा इज्जत की पूर्ति कैसे की जाए? तो इज्जत की पूर्ति इज्जत दे करके तो नहीं की जा सकती। अभी वैसा शासन तो है नहीं कि अंग के बदले में अंग, हाथ काट दिए तो हाथ काट दो, सिर काट दिए तो सिर काट दो, किसी की जान ले लो, ये कानून तो है नहीं। तो फिर आपकी उस इज्जत की पूर्ति कैसे की जाए? आपकी मान हानि को कैसे भरपाई की जाए? तो आपकी मान हानि की भरपाई के लिए क्या किया जाता है? सामान्यतः हो कुछ भी सकता है इसमें, लेकिन सामान्यतः ये होता है कि जिस व्यक्ति की मान हानि हुई है, जिसने ये दावा ठोका है, उस व्यक्ति की वार्षिक इनकम का लगभग 10% सामने वाले को देना होता है। मान लीजिए हम एक छोटे से कस्बा के रहने वाले हैं, है ना, और किसी भी बड़े उद्योगपति से हमारा झगड़ा हो गया। रतन टाटा जी जो अब नहीं रहे, मुकेश अंबानी जी से मान के चलिए झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर के, और मुकेश अंबानी जी ने हम पर मानहानि का दावा ठोक दिया। भाई मेरे, उस मानहानि की पूर्ति करने में, मुकेश अंबानी की मानहानि की पूर्ति करने में मैं तो क्या, मेरा गांव तो क्या, लगभग मेरी डिस्ट्रिक्ट बिक जाए ना तब भी नहीं होगी। तो वहां पर क्या है? विधि के समान संरक्षण है, यानी कि वहां पर हमको क्या मिला हुआ है? समान संरक्षण मिला हुआ है। ऐसे नहीं कि किसी को भी कुछ भी कर दिया जाएगा, वरना पैसे वाले बहुत हैं, फिर तो कभी भी किसी को न्याय मिल ही नहीं सकता। ठीक है ना? तो उसी जो कानून सबको समानता देता है, वही कानून दबे कुचले वर्ग को क्या देता है? संरक्षण भी देता है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं आगे। तो विधि के समक्ष जो समानता की बात है वो कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। विधि के समक्ष समानता की बात कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ये नकारात्मक पोजीशन है। कैसी पोजीशन है? नकारात्मक पोजीशन है। अगर सभी को बराबर मान लिया जाएगा, तब सबको बराबर करने के बाद आप सबको बराबर तब मानिए जब बराबर की स्टेज पर ले जाइए। मान के चलिए एक रनिंग होनी है, एक रनिंग कंपटीशन रखा गया है, और रनिंग कंपटीशन में एक 60 साल का भाई है। दादा
एक बंदा 40 साल का है, एक बंदा 20 वर्ष का है, एक बंदा 18 वर्ष का है और एक बंदा 5 वर्ष का है। क्या हुआ भाई इसमें? ये तो जीत 18 वर्ष वाली की होगी ना, और हमने तो कह दिया कि जो विजेता होगा उसी को गिफ्ट दे दिया जाएगा। तो ये कैसी पोजीशन होगी? नकारात्मक पोजीशन होगी। आप सबको एक बराबर की स्टेज पर लेकर के आइए। जब आप सबको एक बराबर की स्टेज पर लेकर के आ जाएंगे, एससी की पोजीशन जिस दिन जनरल वाली कैटेगरी के समान हो जाएगी, और ये पोजीशन केवल पैसे के आने से नहीं होती है, इस पोजीशन में मुख्यतः परिवर्तन जब होता है जब उसको ऐसा अनुभूत हो, कोई भी जनरल कैटेगरी का व्यक्ति, कोई भी ओबीसी कैटेगरी का व्यक्ति उसको बिठाने से ना डरे, आदान प्रदान हो एक दूसरे का, सम्मान दिया जाए बराबर, तब पोजीशन बराबर होगी ना। और अगर जब समानता आप लाने की बात कहेंगे तो सभी के लिए बराबर कानून लगा दीजिए। यानी कि ऐसी कंडीशन में क्या निकल करके आएगा? समान के साथ आप समान व्यवहार कीजिए और असमान के साथ आप असमान व्यवहार कीजिए। तो विधि के समक्ष जो समानता है वो ब्रिटेन से ली गई, और वो तो केवल एक ही बात कहता है। क्या बात कहता है? कि कानून के लिए सभी लोग क्या हैं? बराबर हैं। जब कानून के लिए सभी लोग बराबर हैं तो वो किसी को संरक्षण देगा नहीं, न छोटे को न बड़े को। आप बसों में जा रहे होते हैं तो बसों में भी खिड़की पर लिखा होता है क्या? महिलाओं के लिए रिजर्व। तो संरक्षण नहीं है वो, है ना संरक्षण? वहीं लिखा रहता है 60 वर्ष से उम्र दराज लोगों के लिए रिजर्व। ये क्या है? संरक्षण ही तो है। तो संरक्षण किसी भी स्थिति में देना ही जरूरी है। बिना संरक्षण के कभी भी एक जैसी, क्योंकि हमेशा किसी भी देश में एक जैसे नागरिक पाए ही नहीं जा सकते। ठीक है? तो ये केवल समानता की बात कर रहा है, ये केवल समानता की बात करता है। तो क्या है ये पोजीशन? कैसी है? नकारात्मक है। किसी को भी विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। इसे ए बी डेसी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। बच्चा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ए बी डेसी सिद्धांत क्या है? तो विधि के समक्ष समानता वाला है। ए बी डेसी सिद्धांत क्या है? तो कानून के लिए सभी बराबर हैं, यही है। ठीक है? अब आगे, विधि के समान संरक्षण। केवल उससे बात चलेगी नहीं, आपको कुछ लोगों को तो संरक्षण प्रदान करना ही पड़ेगा, और कुछ लोगों को संरक्षण प्रदान करना पड़ेगा। तो ये पोजीशन कहां से लाई जाएगी? अमेरिका से। कहां से ली गई है ये? अमेरिका से। विधि के समक्ष समानता की बात कहां से ली गई है? अमेरिका से। इसकी पोजीशन फिर कैसी होगी? सकारात्मक। और सकारात्मक में भी कैसे? ये जो विधि के समान संरक्षण है इसमें भी आनुपातिक समानता की बात की जाती है। आनुपातिक समानता का मतलब क्या है? समान के साथ समान व्यवहार कीजिए और असमान के साथ असमान व्यवहार कीजिए। समान के साथ समान व्यवहार कीजिए और असमान के साथ असमान व्यवहार कीजिए, है ना। मानहानि अगर ठोकनी है तो मुकेश अंबानी भाई अपने जैसे लोगों के बराबर वालों में ठोके, हम जैसों पे ना लगाए। अगर हम जैसों पे लगा दिए तो हमारी तो डिस्ट्रिक्ट बिक जाएगी, काम भी नहीं होगा उससे भी। ठीक है ना? समझ गए ना बात को? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो अनुच्छेद 14 में क्या है बच्चा? विधि के समक्ष समानता की बात हो रही है। और विधि के समक्ष जो समानता है वो भारत में दो तरीके की है। एक तो होती है विधि के समक्ष समानता और एक होती है विधि के समान संरक्षण। जो विधि के समक्ष समानता है वो कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से। और विधि के समान संरक्षण जो है, यानी कि जो रिजर्वेशन वाली बात जहां से निकल करके आती है, वो कहां से ली गई है? यूएसए से। जो रिजर्वेशन वाली बात है यानी कि विधि के समान संरक्षण है, वो सकारात्मक पोजीशन है, और जो विधि के समक्ष समानता है वो नकारात्मक पोजीशन है। जो विधि के समक्ष समानता है इस पोजीशन को क्या कहा जाता है बच्चा? ए बी डेसी सिद्धांत कहा जाता है। क्लियर है? और जो विधि के समान संरक्षण है वो क्या कहता है? वो दो बातें कहता है, समान के साथ समान व्यवहार कीजिए और असमान के साथ असमान व्यवहार कीजिए। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी के तहत महिलाओं को कुछ छूट दी गई है अनुच्छेद 14 के तहत ही, क्योंकि वो क्या कहता है? समान के साथ समान संरक्षण और असमान के साथ असमान संरक्षण। तो इसके तहत महिलाओं को कुछ छूट दी जाएगी, क्योंकि महिलाओं की फिजिकल कंडीशन, मेंटली कंडीशन पुरुष के जैसी नहीं है। तो इसके तहत क्या किया जाता है कि महिलाओं को कुछ छूट दी जाती है। और महिलाओं को कुछ छूट दी जाती है के तहत क्या है कि सामान्य पोजीशन में
महिला को फांसी नहीं लगाई जाती। भारत में महिला को फांसी लगाने का पहला उदाहरण शबनम सलीम केस में मिला था। शबनम एक शादीशुदा औरत थी, उसके पति बाहर रहते थे, उसका सलीम के साथ अफेयर था, उसके 2 बच्चे थे। शबनम ने सलीम के साथ मिलकर के एक ही रात में 7 लोगों को खून कर दिया, और वो 7 लोग कोई और नहीं थे, उसका सास, उसका ससुर, उसकी ननद, उसका देवर, उसके बच्चे, ये लोग थे। जुडिशरी का ये मानना है कि जिसको इतने खून करने के बाद तरस नहीं आया है, मां ममता का स्वरूप होती है, महिला ममता का स्वरूप है। महिला सबसे पहले दर्द महसूस करती है सामने वाले का, और जिसको इतने के बावजूद दर्द महसूस नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि इससे गंदी औरत दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। ये महिलाओं के नाम के ऊपर धब्बा है। सबसे पहली बार मथुरा की जेल में शबनम को 7 खून करने के कारण 2021 में फांसी चढ़ाया गया है। भारत में फांसी का, महिला को दी जाने वाली फांसी का पहला उदाहरण यही है। दूसरी बात, आपने कई बार देखा होगा कि अगर एक लड़की और एक लड़का दोनों प्रेम में है और वे दोनों एक दूसरे को लेकर के निकल लिए हैं, मैं दोनों शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिकल बात यह है कि लड़के की इतनी औकात नहीं है कि वो लड़की को लेकर के भाग जाए जब तक लड़की न चाहे। मोस्टली 90% केस में ऐसा होता है कि लड़की अगर छेड़ना ना चाहे तो लड़के की स्थिति नहीं है कि उसको छेड़ दे। 10% केस हमेशा अपवाद के स्वरूप देखे जाते हैं। कुछ निहायती लड़के इस किस्म के भी होते हैं, बेहुदे, जिनको न अपनी इज्जत का कुछ ख्याल होता है, न अपने परिवार की इज्जत का कुछ ख्याल होता है, ना किसी और की इज्जत का कुछ ख्याल होता है। तो मैं बेसिक बात ये कह रहा हूं कि जब तक लड़की न चाहे, लड़के की औकात नहीं है कि वो उसको उंगली भी टच कर दे, उसकी तरफ गंदी नजर से देख भी जाए। और जब उसकी इतनी औकात नहीं है तो वो कैसे लेकर के उसको भाग जाएगा। और हम ये मान भी लें कि वो उसको लेकर के भाग भी गया है, तो इतना तो बात पक्का है कि दोनों की सहमति से हुई होगी बात कोई भी, और दोनों की सहमति से हुई होगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा कि दोनों की सहमति है तो गलती दोनों की है, तो सजा दोनों की दी जानी चाहिए। लेकिन बेटा होता क्या है, प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली कुछ और ही होता है। जब वो दोनों भाग जाते हैं, बाद में पकड़े जाते हैं, पिता की तरफ से प्रेशर पड़ता है, घर वाले लड़की को कूचते हैं, बुरी तरह से मारते हैं, तोड़ते हैं उसको, उस पर प्रेशर डालते हैं। मां कहती है कि मैं मर जाऊंगी, पिता कहता है कि मैं मर जाऊंगा। लड़की परिणामतः क्या करती है? जब उसको गवाही के लिए लाया जाता है, लड़की कह देती है मुझे तो बहला फुसला करके ले गया था। हाँ, कुत्ती आई, ले 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 ले, आजा आजा। क्या है ये? कैसे बहला फुसला के ले जाएगा कोई भी? लेकिन इस बात को थाने में स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि महिलाओं को कुछ संरक्षण दिया जाता है। ये माना जाता है कि ये गलत नहीं बोल रही होगी, लड़का ही गलत होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़का गलत नहीं होते, तो मोस्टली प्रॉपर केवल लड़के को ही गलत कर दो तुम। लड़के की दे दड़ाना धुनाई हो रही है, लड़की को भी कुटवाओ फिर। समझ रहे ना? तो वही कंडीशन है। ये संरक्षण इनको कहां से मिला? अनुच्छेद 14 से। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें इस बारे में। अनुच्छेद 14 को लेकर के ही आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल का विशेषाधिकार दिया जाता है।
अनुच्छेद 361 के तहत विशेषाधिकार दिए गए हैं। किस किस को दिए गए हैं? राष्ट्रपति को विशेषाधिकार दिए गए हैं और राज्यपाल को विशेषाधिकार दिए गए हैं। ये जो विशेषाधिकार निकले हैं ये कहां से निकले हैं? तो विधि के समान संरक्षण से निकले हैं। विधि के समान संरक्षण से निकले हैं। क्यों फिर इनको संरक्षण दिया गया है? क्योंकि मानना ऐसा है कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है और राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक है। जो प्रथम नागरिक है उसको कुछ तो सहूलियतें दी जाएं, उसको कुछ तो छूटें दी जाएं, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। ये विशेषाधिकार वाले जो कंसेप्ट है ये कहां से निकलता है? अनुच्छेद 14 से। अनुच्छेद 14 के तहत इनको विशेषाधिकार कहां दिए गए हैं? 361 में। यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को दिए गए विशेषाधिकारों का बर्डन कहां है? तो 361 में। लेकिन ये 361 का कंसेप्ट निकलता कहां से है? अनुच्छेद 14 से। क्लियर है बेटा? क्या है? सबसे पहली बात यह है कि राष्ट्रपति या हो या राज्यपाल हो, दोनों में से कोई भी सरकार के प्रति न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा। इसको न्यायालय में जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपराधिक मामलों में जब तक ये दोनों पद पर हैं इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ना इन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। तीसरी बात, सिविल मामलों में मुकदमा तो चलाया जा सकता है लेकिन मुकदमा चलाने से 2 महीने पहले ही नोटिस भेजना पड़ेगा। अगली बात ये हो गए इनके विशेषाधिकार। और कुछ लोगों को भी विशेषाधिकार दिए जाते हैं, जैसे संसद और विधानमंडल के सदस्यों को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। आ जा सकते हैं, घूमने की स्वतंत्रता है, पैसा उनको सरकारी खर्चे से दिया जाएगा, ये सब भत्ता जिसको बोलते हैं। विदेशी राजनयिकों को कुछ छूट होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो विशेषाधिकार हैं ये भी भिन्न भिन्न स्थितियों को देख करके दिए जाते हैं। भिन्न भिन्न स्थितियों को देख करके दिए जाते हैं। क्या भिन्न भिन्न स्थितियां होती हैं वो समझ लीजिए। ये विशेषाधिकार युक्ति वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन पर आधारित होते हैं। इसके लिए क्या क्लासिफिकेशन होता है? भौगोलिक दिशाओं पर आधारित वर्गीकरण हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी निकलती है तो सामान्य लोगों के लिए, चाहे वो कहीं का भी हो, उनके लिए अगर हाइट 170 मांगी जा रही होगी तो जो गोरखा हैं उनके लिए हाइट बड़ी मुश्किल से 150 मांग लेते हैं। ये क्या है? भौगोलिक स्थिति पर दिया गया क्या है? संरक्षण है। तो ये भी तो एक तरह से रिजर्वेशन ही हो गया। आप इसको भी तो रिजर्वेशन ही कहेंगे ना, ठीक है ना। दूसरा, तो भौगोलिक दिशाओं पर आधारित वर्गीकरण होता है। कर विधान के संदर्भ में वर्गीकरण होता है। आपकी इनकम है नहीं, 10 रुपए आप पर टैक्स लगा दिया जाए, तो क्या ये संरक्षण नहीं है? क्या ये रिजर्वेशन नहीं है? रिजर्वेशन ही तो है ये। अगर ये रिजर्वेशन नहीं होता तो फिर कैसे नहीं अंबानी के बराबर तुमसे टैक्स लिया जा रहा है? कैसे नहीं रतन टाटा जी की जो कंपनी इतना टैक्स देती है, टाटा ग्रुप्स, उतना क्यों नहीं आपसे टैक्स लिया जा रहा है? इसका मतलब क्या? ये भी क्या है? संरक्षण ही है, यानी कि रिजर्वेशन ही है। तीसरी बात, आयु और लिंग आधारित वर्गीकरण होता है। लिंग के आधार पर भी जो है क्या दिया जाता है? विशेषाधिकार दिए जाते हैं। हमने अभी देखा था, महिलाओं को विशेषाधिकार मिल जाता है। आयु के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। अगर कोई भी वयस्क बच्चा नहीं है, अल्प वयस्क बच्चा है, यानी कि वो अभी तक इतना सोचने समझने की उसके अंदर तर्क शक्ति नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, और उसके द्वारा कोई भी क्या कर दिया जाता है? अपराध कर दिया जाता है, तो उस पर उतना भयंकर जुर्माना नहीं लगाया जाता जितना वयस्क व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाता है। तो ये भी क्या है? आयु के आधार पर विशेषाधिकारी है ना, तो ये भी तो एक तरीके से रिजर्वेशन ही हुआ। आप अगर रिजर्वेशन के विपक्षी हैं तो इसका मतलब है आप अपने ही विपक्षी हैं। इसका मतलब है कि आपको रिजर्वेशन का पता ही नहीं है कि रिजर्वेशन कहां कहां है। क्लियर है ना बेटा? नेक्स्ट, अगली बात, राज्य के पक्ष में विभेद आधारित वर्गीकरण होगा। विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाएगी, वहां पर वर्गीकरण होगा। तो ये सब क्या है? एक तरीके का रिजर्वेशन है। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत इसमें? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? सबसे पहले हम केवल 15 की बात करेंगे। तो अनुच्छेद 15 कहता है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या उसके जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं किया जाएगा।
ये समानता की बात हो रही है 14 से 18 तक। तो 14 से 18 तक जितने भी अनुच्छेद आएंगे वो सबके सब समानता लाएंगे, और समानता लाएंगे तो 15 क्या कह रहा है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, इस आधार पर विभेद नहीं कर सकते आप। किसी को वोट डालने का अधिकार मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, इस आधार पर आप हिंदू मुस्लिम के आधार पर विभेद नहीं कर सकते। किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है, महिला को वोट डालने का अधिकार है तो पुरुष को भी वोट डालने का अधिकार है। जन्म स्थान मेरा उत्तर प्रदेश में हुआ है और सामने वाले का महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र वाले को वोट डालने का अधिकार हो, मुझे ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि क्या है? विभेद नहीं किया जा सकता, समानता लाने की बात की जाएगी। और इसके उदाहरण में आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं। हमारी 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति में आप सब लोगों को पता होगा कि बड़ा विद्रोह था। 1857 की क्रांति बहुत भयंकर विद्रोह था। लग तो ऐसा रहा था कि अगर सही मायने में वो विद्रोह सफल हो गया होता तो 1857 में अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ता। अंग्रेज गवर्नर लिखता है, विलियम बेंटिक, उस समय कि अगर सिंधिया ने हमारा समर्थन नहीं किया होता तो हमें आज ही अपना बोरिया बिस्तरा लेकर के भागना पड़ता। ये सिंधिया मध्य प्रदेश के रहने वाले, अंग्रेजों के पूर्ण समर्थक, अंग्रेज जिस समय तक देश छोड़ करके जा रहे हैं तब तक उनके समर्थक। आज उसी परिवार के लोग एमपी में क्या है? मुख्यमंत्री पदों पर हैं। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि उनके मूल वंश ने क्या किया, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। आप अब क्या कर रहे हैं, इससे हमको लेना देना है। अगर आप इतिहास में जाकर के ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आप ही दुनिया के सबसे बड़े देशभक्त हैं, तो आपको उतना नीचा देखने को मिलेगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक और व्यक्ति का उदाहरण देता हूं मैं आपको। हैदराबाद में, हैदराबाद ऐसी देसी रियासत थी, एकमात्र ऐसी देसी रियासत थी जो किसी भी स्थिति में संविधान सभा में भी शामिल नहीं हुई थी तथा भारत का अंग बनना भी नहीं चाहती थी। बावजूद इसके, और हैदराबाद के निजाम के परिवार से ही आते हैं आज आपके असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो क्या इनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा? लड़ने दिया जा रहा है ना, सारे काम इनको करने दिए जा रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है? सीधा सा है, ना आज का सिंधिया खराब है, ना आज का ओवैसी खराब है। इनके वंशजों ने क्या किया था, हमको कोई लेना देना नहीं इस बात से। ये कितना बेहतर काम करेंगे आगे समाज के लिए, हमको इस बात से लेना देना है। यानी कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15 में कई सारी बातें बाद में जोड़ी गई हैं, उन पर एक एक करके पॉइंट डालें। 15 का 1 कहता है कि राज्य किसी भी स्थिति में भेदभाव नहीं करेगा। 15 का 2 कहता है राज्य के साथ निजी कंपनियों द्वारा, निजी कंपनियां मतलब कोई दुकान हो सकती है, होटल हो सकता है, रोड हो सकता है, सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। राज्य के द्वारा इन सभी चीजों में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान लाने ही पड़ेंगे, वो हमने 14 में ही पढ़ लिया था, उसी बात को यहां दोहरा दिया गया। 15 के तीसरे में बात की गई है। SC, ST और OBC के लिए आरक्षण देना पड़ेगा, जिसके तहत शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करानी पड़ेगी। ये आरक्षण भी किसमें? शिक्षण संस्थाओं में। ठीक है, ये 15 का तीसरा है। ये भी अपवाद निकल करके आया है और ये भी अपवाद निकल करके आया है। ये दोनों अपवाद कहां से निकल करके आए हैं? 14 के सेकंड से। निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया जा सकता है। EWS को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण आज भी दिया जा रहा है, नई कैटेगरी लागू हुई है। तो ये सब क्या है? रिजर्वेशन ही तो है। क्लियर है ना? नेक्स्ट आगे। हमने कहा था कि जो मूल अधिकार होंगे वो असीमित नहीं होंगे, सीमित होंगे। असीमित नहीं होंगे, सीमित होंगे। ये बात मैंने क्यों कही थी, उस बात को आप समझिएगा। अगर वो असीमित हो जाते तो हम ऐसे करके किसी को पीट रहे होते। वो पूछता क्यों पीट रहे हो, हम कह देते भैया हमको घूमने की स्वतंत्रता है, तो वो लात देता ना हमें, हमको भी तो है। समझ रहे हैं ना? तो सेम वही सिचुएशन है यहां। क्या सिचुएशन है
कि भलाई के लिए भेदभाव किया जा सकता है। कौन कौन सी भलाई के लिए भेदभाव किया जा सकता है? स्त्री और बच्चों को विशेष उपबंध कराया जा सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के संरक्षण की बात कर सकती है। यातायात साधनों में आरक्षण दिया जा सकता है। कॉलेजों में आरक्षण दिया जा सकता है। विशेष महिला शिक्षा संस्थानों की स्थापना की जा सकती है। सामाजिक व शैक्षणिक तौर पर एससी और एसटी एक्ट लागू किए जा सकते हैं। ये सब क्या है? रिजर्वेशन ही तो है। और ये सब हमको कहां से मिल रहे हैं? कहां से मिल रहे हैं ये सब हमको? 14 से और 15 से समानता लाने के लिए। कहां से मिल रहे हैं हमको? समानता लाने के लिए। कहां से निकल रहे हैं? मूलतः 14 से, और व्याख्या कहां जाकर के हो रही है? 15 में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट आगे। अनुच्छेद 16 है ना बेटा? 16 क्या है? लोक नियोजन की समानता। 16 में क्या है? लोक नियोजन की समानता। मतलब धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, वंशक्रम तथा निवास स्थान के आधार पर सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद होंगे। अपवाद वही है जो हमने 14-15 में पढ़े हैं। क्या अपवाद है? यानी कि वही जहां से संरक्षण मिलता चला आ रहा है, उस चीज को अब क्या करते जा रहे हैं? उसी की व्याख्या करते जा रहे हैं। धार्मिक स्थानों पर नौकरी धर्म के आधार पर आरक्षित की जा सकती है। रिजर्वेशन पिछड़े क्षेत्र या राज्यों को संसद निवास स्थान के आधार पर आरक्षण दे सकती है। रिजर्वेशन विधानमंडल ऐसा नहीं कर सकता है। विधानमंडल ये इन दोनों में से कोई भी काम नहीं कर सकता। ये दोनों काम किसके द्वारा किए जाएंगे? संसद के द्वारा। किसके द्वारा किए जाएंगे? संसद के द्वारा। 15 के 4 में ओबीसी को आरक्षण की बात की जा रही थी। 16 के 4 में ओबीसी के आरक्षण की बात की जाती है। 15 के 4 में उसको एजुकेशन देने का आरक्षण था। 16 के 4 में सरकारी नौकरी देने का आरक्षण है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण 16 का 4 ओबीसी में, और ओबीसी को एजुकेशन में आरक्षण 15 का 4। ठीक है, ओबीसी के आरक्षण की बात करें तो मंडल आयोग गठित हुआ था 1978 में। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। मंडल आयोग कब गठित हुआ था? 1978 में। कैसे संबंधित है? ओबीसी के आरक्षण से है। इसलिए ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था। इसके बाद रामानंद समिति बनी थी 1993 में, और रामानंद समिति ने जो ओबीसी कैटेगरी है उसको 2 जगह बांटा था। जैसे वर्तमान में जनरल कैटेगरी 2 जगह बट गई है। जनरल में से ईडब्ल्यूएस बन जा रहा है। काय के आधार पर है ईडब्ल्यूएस? तो जनरल कैटेगरी में जिनकी इकोनॉमी यानी कि जिनकी इनकम कम है उसके आधार पर। तो उसी आधार पर ओबीसी भी 2 भागों में बटी थी इससे पहले ही। एक था क्रीमी लेयर और एक था नॉन क्रीमी लेयर। जिन लोगों की इनकम 4.5 लाख रुपए वार्षिक से अधिक थी वो क्रीमी लेयर की कैटेगरी में थे। जिनकी नहीं थी वो नॉन क्रीमी लेयर की कैटेगरी में थे। ऐसा काम केवल अब तक ओबीसी में ही हुआ था। उसके बाद ये काम जनरल में भी हो गया। लेकिन एससी एसटी में क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का कोई बर्डन नहीं है। यानी कि इनकम के आधार पर एससी और एसटी में विभेद नहीं है। इनकम के आधार पर विभेद केवल जनरल में और ओबीसी में है। ठीक है बेटा? नेक्स्ट अगली बात, अनुच्छेद 16 का 6 इसी ईडब्ल्यूएस के माध्यम से क्या कहता है? सरकारी नौकरियों में आरक्षण देता है। किसको देता है? जनरल कैटेगरी को। तो सरकारी नौकरियों को आरक्षण की बात करेंगे तो 16 का 4, 16 का 5 और 16 का 6। 16 का 4 ओबीसी को, 16 का 5 एससी एसटी को, और 16 का 6 बच्चा किसको? ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देता है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? नेक्स्ट आगे बढ़ते बेटा। 16 हो गया। अब हम चलते हैं 17 की तरफ। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। यानी कि जाति वगैरह इन सब के आधार पर जो भेद हो रहा था उसको खत्म करके समानता लाना। ये भी समानता की बात कर रहा है।
अस्पृश्यता के अंत के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। एक इंपोर्टेंट पॉइंट तो ये है, जाति आधार विभेद के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, यह राज्यों के साथ साथ निजी व्यक्ति के खिलाफ भी लागू हो सकता है। अस्पृश्यता जो है वो अगर कोई भी राज्य, राज्य का मतलब आप समझ रहे हैं ना किसके बारे में राज्य की बात करते हैं हम यहाँ, तो राज्य देश हो सकता है, राज्य स्टेट हो सकता है, राज्य जिला हो सकता है, राज्य कोई भी मुख्यालय हो सकता है, राज्य कोई भी संस्था हो सकती है जिसको अपने स्वयं के निर्णय लेने की छूट है, उसके खिलाफ तो ये जारी होगा ही। अगर उसने अस्पृश्यता की बात की तो पर्सनल व्यक्ति के खिलाफ भी जारी हो जाएगा। अगर आपने भी किसी को कुछ उल्टी सीधी बात बोल करके बोला, किसी नाम से सूचित करने की कोशिश की, तो आपके खिलाफ भी हो जाएगा। ठीक है ना। अगली बात, संसद ने सर्वप्रथम 1995 में अस्पृश्यता अधिनियम बनाया था। ये क्वेश्चन बच्चा कई बार आ चुका है। अस्पृश्यता अधिनियम कब बना था? पहली बार 1995 में, सॉरी ये 1955 में। कब बना था? 1955 में। 1976 में इसका नाम बदल करके प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, सिविल अधिकार संरक्षण कर दिया गया। और 1989 में इसी को बेटा क्या नाम दे दिया गया? हरिजन एक्ट। हरिजन एक्ट का जो वर्णन मिल रहा है बेटा, वो कहां से मिल रहा है? अनुच्छेद 17 से। अस्पृश्यता का अंत करने के लिए कुछ कानून बनाने ही पड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अस्पृश्यता की परिभाषा संविधान में नहीं दी गई थी, इसे सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया था। अस्पृश्यता क्या है इसके बारे में वर्णन संविधान में नहीं था। अस्पृश्यता का वर्णन सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया था। किसने किया था? सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया था। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट, ये हो गई अनुच्छेद 17 की बात। समानता के अधिकार में ये अंतिम भाग है अनुच्छेद 18। समानता के लिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं? 14, 15, 16, 17, 18। 14, 15, 16, 17, 18। समानता का अधिकार अंतिम है ये 18। 18 में क्या है? राज्य द्वारा प्रदान उपाधियों पर प्रतिबंध। राज्य किसी को भी जो उपाधियां देगा वे उपाधियां अब मान्य नहीं होंगी। आप उन उपाधियों को लगा करके, राज्य ने किसी को उपाधि दी होगी, आप उस उपाधि को लगा करके अब आगे नहीं चल पाएंगे। उपाधियां राज्य कैसी देता है? किसी को राजा, किसी को महाराजा, किसी को नाइटहुड, इन सब उपाधियों का अब प्रयोग नहीं किया जा सकता। गणतंत्र दिवस सम्मान पर, इन पर भी 1977 में रोक लगा दी गई थी। गणतंत्र दिवस सम्मान पर जो है उपाधियां जो दी जाती थी उनका प्रयोग किया जा सकता था, यानी कि गणतंत्र दिवस पर जो है राज्य उपाधियां दे सकता था। लेकिन 1977 में उस पर भी रोक लगा दी। 1980 में पुनः सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहाल कर दिया कि नहीं भाई, गणतंत्र दिवस पर तो उपाधियां दी जा सकती हैं, लेकिन इसकी शर्त रखी गई कि उन उपाधियों का प्रयोग कोई भी सरनेम के तौर पर नहीं करेगा। गणतंत्र दिवस पर कौन कौन सी उपाधियां दी जाती हैं? भारत रत्न की दी जाती है, पद्म भूषण की दी जाती है, पद्म विभूषण की दी जाती है, पद्म श्री की दी जाती है। ये तो दिए जाते हैं पुरस्कार, है ना। उपाधियां जो गणतंत्र दिवस पर दी गई वो विधि की और सेना की अलग अलग होंगी और उन उपाधियों को इनसे अलग रखा जाएगा। यानी कि भारत रत्न की उपाधि लेकर के आप नहीं घूम सकते। पद्म भूषण की उपाधि, पद्म विभूषण की, पद्मश्री की, ये सारे पुरस्कार आपको या उपाधियां ये सारी आपको दी जा सकती हैं। किसकी तरफ से? राज्य की तरफ से। किसकी तरफ से? राज्य की तरफ से। राज्य यहां कौन होगा? हम बता ही चुके हैं। राज्य यहां कौन होता है? देश हो सकता है। राज्य यहां कौन होता है? मेनली देश को ही मान लेते हैं, लेकिन विद्या की उपाधियों को और सेना की उपाधियों को इससे अलग रखा गया है। ये उपाधियां कोई भी अपने साथ यूज कर सकता है। विद्या की उपाधियां जैसे कोई प्रोफेसर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो वो अपनी ये सारी उपाधियां लगा सकता है। ब्रिगेडियर है, मेजर है, तो वो सारी ये भी अपनी उपाधियों को लगा सकते हैं। विदेशी सम्मान उपाधि भारत का नागरिक प्राप्त तो कर सकता है। किसी भी विदेशी सम्मान को या किसी भी विदेशी उपाधि को भारत का अगर कोई नागरिक है तो वो प्राप्त तो कर सकता है, परंतु राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य है।
राष्ट्रपति से अनुमति लेने के बाद। ठीक है, कोई भी भारत का व्यक्ति, अगर कोई विदेशी व्यक्ति, कोई विदेशी सरकार हमारे भारतीय नागरिक को सम्मानित करना चाहती है तो वो उस सम्मान को ले तो सकता है, वो उस पुरस्कार को ले तो सकता है, उस उपाधि को ले तो सकता है, लेकिन तभी ले सकता है अगर इसकी अनुमति राष्ट्रपति पहले से ही देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है। तो राज्य अब कोई भी नई उपाधियां प्रदान नहीं करेगा। ये बर्डन कहां मिलता है? 18 में। किस प्रकार की उपाधियां प्रदान नहीं करेगा? राजा की, महाराजा की, नाइटहुड की, इस टाइप की कोई भी उपाधियां प्रदान नहीं करेगा, लेकिन गणतंत्र दिवस के समय वो कुछ उपाधियां प्रदान कर सकता है। कौन कौन सी कर सकता है? भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री। इन उपाधियों पर भी एक बार रोक लगी थी 1977 में, 1980 में ये दोबारा से बहाल कर दी गई थी। जो विद्या की उपाधियां हैं और जो सेना की उपाधियां हैं, इन उपाधियों को राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियों से बाहर रखा गया है। यानी कि कोई व्यक्ति ये कहे कि तुम मेजर की उपाधि लगा करके क्यों घूम रहे हो, तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये राज्य के द्वारा उपाधि नहीं मिली है उसको, ये उपाधि उसको सेना के द्वारा मिली है। आपने डॉक्टरेट कर रखी है तो आप डॉक्टर लिखेंगे, ये उपाधि आपने स्वयं प्राप्त की है। ठीक है ना, ये उपाधि आपको राज्य ने नहीं दी है, या उपाधि आपने स्वयं प्राप्त की है। नेक्स्ट, तो बच्चा एक प्रकार के अधिकार हमारे हो गए समानता के अधिकार 14 से 18। अब आते हैं हम स्वतंत्रता के अधिकारों पर। स्वतंत्रता के अधिकारों का बर्डन कहां है? 19 से 22। सबसे ज्यादा जो स्वतंत्रता है वो 19 में बर्डन है, बाकी उसको कंसेप्ट को लेने के लिए है। एक क्वेश्चन आता है, किसको बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? किसे संविधान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो संविधान की रीढ़ की हड्डी अनुच्छेद 19 को कहा जाता है। संविधान की रीढ़ की हड्डी बेटा किसको कहा जाता है? अनुच्छेद 19 को कहा जाता है। किसे बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? अनुच्छेद 19 को। अनुच्छेद 19 में समानता, सॉरी, स्वतंत्रता की बात होती है। काय की बात होती है? स्वतंत्रता की। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि मूल अधिकार जो हैं वो सीमित हैं, असीमित नहीं है, यानी कि प्रत्येक मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा होगा। तो अनुच्छेद 19 में जो अधिकार स्वतंत्रता के दिए गए हैं उनके पैरेलल ही उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 19 के कई पार्ट किए गए हैं, 19 का 1 और 19 के 2। 19 का 1 के कई पार्ट किए गए हैं स्वतंत्रता देने के लिए, और 2, 3, 4, 5, 6 प्रत्येक पार्ट पर क्या किया गया है? प्रतिबंध है। प्रत्येक पार्ट पर क्या है बच्चा? प्रतिबंध है। कैसे प्रतिबंध है अब समझते चलिएगा। अनुच्छेद 19(1) का क कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहला क्वेश्चन बेटा, अनुच्छेद 19(1) के क में काय की स्वतंत्रता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यानी कि आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता है आपको। आप चुप रहना या मौन रहना चाहते हैं, आप चुप भी रह सकते हैं, मौन भी रह सकते हैं। ये भी कहां से है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है। आपको अपनी बात नहीं कहनी है, कोई दिक्कत नहीं। किसी का पुतला फूंकना, ये भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आ जाता है। झंडा दिखा करके किसी का विरोध करना, ये भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आ जाता है। मीडिया को जो स्वतंत्रता दी गई है, ये भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में से है। आप आरटीआई दायर करके किसी के भी बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये भी कहां से है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में है। आरटीआई का बर्डन कहां? आरटीआई एक्ट कौन सा है? 2005 है। आरटीआई एक्ट कौन सा है? 2005 है। तो बच्चा 19(1) के क में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या हो सकती है? बोलने की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता, मौन रहने की स्वतंत्रता, किसी का पुतला फूंकने की स्वतंत्रता, किसी का झंडा दिखा करके विरोध करने की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता और आरटीआई की स्वतंत्रता। ये सारी स्वतंत्रता किसमें है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। लेकिन अनुच्छेद 19 का 2 इस पर प्रतिबंध लगाता है। क्या प्रतिबंध लगाता है वो देखिएगा। अगर राज्य की स्वरक्षा या एकता या अखंडता या विदेशी संबंध या लोक व्यवस्था या शिष्टाचार या न्यायालयों की अवमानना या मानहानि होती है या अपराधों को प्रोत्साहन आपके द्वारा किया जाता है, आपकी बोलने की स्वतंत्रता, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन आपकी उस बोलने की स्वतंत्रता में से इनमें से कोई भी काम हो रहा है, राज्य की सुरक्षा की गड़बड़ी दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि आपके बोलने से राज्य की एकता खतरे में है, ऐसा लग रहा है कि आपके बोलने से हमारे किसी देश के साथ जो संबंध है उनमें गड़बड़ी हो सकती है, ऐसा लग रहा है कि आपके बोलने से जो समाज में भाईचारा व्याप्त है उसमें कुछ गड़बड़ी आ सकती है, शिष्टाचार टूट सकता है, न्यायालयों की अवमानना हो सकती है, मान हानि हो सकती है किसी की आपके बोलने से। आपके बोलने से किसी को ऐसा लग सकता है कि इसने बस मुझे चकनाचूर कर दिया, मेरा मान खत्म कर दिया। आपके बोलने से अपराध बढ़ सकते हैं, तो आपके बोलने की स्वतंत्रता प्रतिबंधित कर दी जाएगी। क्लियर है बेटा? 19(1) का क क्या कहता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बच्चा क्या हो सकती है? बोलने की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता, मौन रहने की स्वतंत्रता, किसी का पुतला फूंकने की स्वतंत्रता, किसी का झंडा दिखा करके विरोध करने की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, आरटीआई एक्ट 2005 से आरटीआई एक्ट 2005 के द्वारा किसी के भी बारे में सरकारी जानकारी प्राप्त करने की स्वतंत्रता। लेकिन इनमें इन स्वतंत्रताओं से आपकी से अगर इस तरीके का कोई भी डिस्टर्ब होगा तो आपको स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित होती है कौन से अनुच्छेद से? 19(2) से। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट अगला 19(1) का ख क्या कहता है? बिना हथियार शांतिपूर्ण सम्मेलन या कोई भी सभा आप कर सकते हैं। इस पर प्रतिबंध है, लेकिन भारत की संप्रभुता और लोक व्यवस्था खतरे में नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है? यानी कि युक्ति प्रबंधन की बात है। अगली बात, अनुच्छेद 1 का ग कहता है बच्चा आपको संघ बनाने की या संगठन बनाने की छूट होगी। आप कोई भी अपनी यूनियन बना सकते हैं, आप अपना कोई भी संगठन बना सकते हैं, जो आप काम करना चाहते हैं, जैसे स्कूल खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं, कुछ भी खोलते हैं, तो उसके लिए आप क्या बनाते हैं? एक यूनियन ही तो बनाते हैं, एक संघ ही तो बनाते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, यानी कि आप कोई भी संघ या यूनियन बना सकते हैं, लेकिन आपका वह यूनियन सदाचार को खतरे में डालेगा तो आपकी यूनियन रद्द कर दी जाएगी। सदाचार खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है? अगला अनुच्छेद 19(1) का घ कहता है बच्चा भारत में कहीं भी आपको आने की जाने की छूट होगी, संचरण करने की छूट होगी, लेकिन आपके आने जाने से जनसाधारण या SC/ST के हितों की रक्षा नहीं हो रही है तो आपका आना जाना रोका जा सकता है। 19(5). ठीक है बेटा? नेक्स्ट अगली बात, उन्नीस एक का ड कहता है भारत में कहीं भी बस जाने का आपको अधिकार है, लेकिन सेम कंडीशन, जनसाधारण नुकसान में नहीं जाना चाहिए। 19(1) का च यानी कि F कहता है आपको संपत्ति रखने का अधिकार, लेकिन वर्तमान में इसको क्या कर दिया गया है? समाप्त। संपत्ति का अधिकार तो मूल अधिकारों से हटा दिया गया है ना। 19(1) का छ
जीने के लिए व्यापार या कारोबार करने की आपको स्वतंत्रता होगी, लेकिन साधारण जनता के हितों में युक्ति युक्ति निर्बंध किया जाएगा। क्लियर है बच्चा? तो स्वतंत्रताओं की बात होती है बेटा, कई की बात होती है, स्वतंत्रताओं की बात होती है। जो स्वतंत्रताएं हैं वो कितने प्रकार की हैं? तो हमारी टोटल स्वतंत्रताएं 6 प्रकार की हैं बेटा। आप एक बात समझ लीजिएगा, पहले तो हम मूल अधिकारों की बात करेंगे। मूल अधिकार हमारे कितने हैं? तो हम कहेंगे 6। और मूल अधिकारों में से ही एक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता के अधिकार भी बच्चा कितने हैं? 6। ठीक है, मूल अधिकार भी हमारे 6 हैं, और मूल अधिकारों में से एक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता के अधिकार भी कितने हैं? 6। 19(1) का, अब इसको याद करने का एक ट्रिक दिया गया है। 19 के अनुच्छेदों को याद करने का एक ट्रिक है, बॉस संघ आया व बस व्यापार किया। बो मतलब बोलने की स्वतंत्रता 19 का, 1 सभा करने की स्वतंत्रता, 2 संघ और समिति बनाने की स्वतंत्रता, 3 आया आने जाने की स्वतंत्रता, 4 कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, 5 और व्यापार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, 6। यही बातें थी 6। ठीक है ना? उसके पार्ट्स क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, आगे अनुच्छेद 19 क्लियर है। अनुच्छेद 19 का की बात करता है स्वतंत्रता की बात, स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, और 6 की 6 हमने आराम से क्लियर कर दी है। एक भी पॉइंट आपको अलग से पढ़ने की बच्चा जरूरत पड़ेगी नहीं, आप आसानी से ईमानदारी से तैयारी करते रहिए। जितना भी चीजें बताई जा रही हैं उन सारी चीजों को नोट डाउन करते रहिए। आप अपने आप से नोट डाउन करेंगे बच्चा, आपको याद भी जल्दी हो जाएगा, और आपके पास संपूर्ण नोट्स होंगे। आप जब चाहेंगे उनको उठा करके पढ़ लीजिए, आपको फिर दोबारा कभी भी क्लास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं पूरा मटेरियल कंबाइंड करके आपके लिए चल रहा हूं। जो चीजें समझाने की हैं उनको मैं समझाता भी जा रहा हूं, जो चीजें समझाने की नहीं भी हैं उनको भी मैं नोट डाउन करता चल रहा हूं यहां पर, ताकि आपको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, अनुच्छेद 19 हो गया है। अब अगले की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 20, 19 से 22 तक बात होगी स्वतंत्रता की। अनुच्छेद 20 भी स्वतंत्रता की बात करेगा, और ये किस प्रकार की स्वतंत्रता होगी? 2 सिद्धि में संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम कॉन्विक्शन। 2 सिद्धि में संरक्षण, अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दोष सिद्ध हो गया है, यानी कि वह अपराधी है, तो उस अपराधी को भी कुछ संरक्षण दिए जाएंगे। क्या? अपराधी को अपराध के समय के कानून से दंडित किया जाएगा। ये नहीं कि चोरी करने का अपराध वर्तमान में कुछ है, किसी विशेष व्यक्ति से आपकी दुश्मनी है, उसने चोरी कर ली है, तो फटाक से एक नियम बनाया, इसको अभी से फांसी दे दो। फांसी देने के बाद नियम हटा दिया। नहीं साहब, चोरी जिस समय उसने की है उस समय का जो अपराध बनता है, 6 महीने की जेल, 1 साल की जेल, किस टाइप की जेल में बन रहा है, उसी टाइप के कानून से उसको क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। यानी कि अपराध के समय के कानून से दंडित किया जाएगा। दूसरी बात, एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता। तीसरी बात, किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए, अपने ही विरुद्ध गवाही दे तो सकता है, लेकिन आप किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अगर कोई भी व्यक्ति अपने ही विरुद्ध बोल रहा है तो उसकी बात अंतिम बातें मानी जाती हैं। इसलिए आप किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध बोलने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है, ये संरक्षण है तीनों। दोष सिद्धि, यानी कि कोई व्यक्ति जो अपराधी घोषित हो चुका है उसको, वो भी तो मानव है, तो उसको भी कुछ संरक्षण दिए जाने चाहिए, पहला। दूसरा,
तीसरा। ये 3 संरक्षण है। अपराध के समय के कानून से उसको दंडित किया जाए, एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड ना दिया जाए, और किसी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य ना किया जाए। क्लियर है? अगली बात, अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी समाप्त नहीं होते हैं, ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। आपातकाल के दौरान भी कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जो समाप्त नहीं होंगे? अब ध्यान रखिएगा, बताया गया था मौलिक अधिकार आपातकाल में समाप्त हो जाते हैं। मौलिक अधिकार आपातकाल में समाप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन आता है कौन से ऐसे मूल अधिकार हैं जो आपातकाल में भी समाप्त नहीं होते हैं? तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 दो ऐसे मूल अधिकार हैं जो आपातकाल में भी समाप्त नहीं होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, कई बार पूछा जा चुका है, कौन से ऐसे मूल अधिकार हैं जो आपातकाल में भी समाप्त नहीं होते हैं? हम कहेंगे अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ऐसे दो मूल अधिकार हैं जो आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं होते। अनुच्छेद 20 में क्या है ये हमने पढ़ ही लिया है, दोष सिद्धि से संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, पर्सनल लाइबिलिटी की बात करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। इससे बढ़कर के तो कोई स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती। तो भले ही किसी भी एरिया में आपातकाल लगा हुआ है, आपातकाल के नाम पर आप उसकी जान नहीं ले सकते। आपके प्राण और आपका शरीर जैसा का तैसा बने रहे, आपके शरीर के अंगों को नहीं तोड़ा जा सकता। यह अधिकार आपको कहां से मिलता है? अनुच्छेद 21 से। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहां से मिलती है? अनुच्छेद 21 से। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 6। स्वतंत्रता को वर्णन कहां? अनुच्छेद 19। क्लियर है ना दोनों? आपातकाल के दौरान भी कौन से मूल अधिकार समाप्त नहीं हो सकते? अनुच्छेद 20 वाले और अनुच्छेद 21 वाले। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। अब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बातों में भी अलग अलग बातें हैं। पर्यावरण को संरक्षण दिया जाना चाहिए, अनुच्छेद 21 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 21 की बात करता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 21 के तहत ही पर्यावरण को संरक्षण दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता, इस बात का भी संरक्षण कहां से मिलता है? अनुच्छेद 21 से। प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य सही रहना चाहिए, चिकित्सा का उपचार, ये भी कहां से वर्णन है? अनुच्छेद 21 से। आपको एकांतवास में रहने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 21। विदेशी यात्रा करने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 21। निजता का अधिकार, प्राइवेसी, आपका मोबाइल है कोई और उसको नहीं चेक कर सकता, ये आपकी प्राइवेसी है, निजता का अधिकार है, अनुच्छेद 21। दहेज से स्वतंत्रता, आप किसी से भी दहेज नहीं मांग सकते, अनुच्छेद 21। आप व्यभिचार नहीं कर सकते, और अगर आप व्यभिचार करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपसे तलाक ले सकता है। व्यभिचार के आधार पर तलाक लिया जा सकता है। यह भी किस में आता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में आता है, अनुच्छेद 21। लेकिन किसी की अवैध गिरफ्तारी नहीं करा सकते, फोन टेप नहीं कर सकते, फोन टेप नहीं कर सकते, पुलिस निगरानी रख सकती नहीं है। ठीक है, ये सारे बर्डन कहां है बच्चा? अनुच्छेद 21 में। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये सारी बातें हमने पढ़ाई दी हैं, आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 21 का क। अनुच्छेद 21 का क शिक्षा का अधिकार बाद में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21 का क शिक्षा का अधिकार है, बाद में जोड़ा गया है। कौन से बच्चों को शिक्षा देनी है?
6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देनी है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार उनका मूल अधिकार होगा। ये बात पहले मूल अधिकारों में नहीं जुड़ी हुई थी, ये बात पहले राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जुड़ी हुई थी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से उठा करके 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे कहां ला दिया गया है, मूल अधिकारों में ला दिया गया है। और मूल अधिकारों में लाने का मतलब और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में रहने का मतलब दोनों में अंतर है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मतलब है कि राज्य के जब अनुकूल होगा तब वह अपने कार्यों का वहन करेगा, यानी कि राज्य को लगेगा कि अभी मेरे पास ऐसी अनुकूल स्थिति है कि मैं अपने यहां के लोगों को शिक्षित कर सकता हूं, तो ये उसकी मर्जी पर था। मूल अधिकार में आ जाने के बाद की कंडीशन है कि आपको हर स्थिति में उसे शिक्षा देनी ही पड़ेगी। भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा मुहैया कराना सरकार की गारंटी है, ठीक है। शिक्षा के अधिकार कब जोड़ा गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, तथा 6 वर्ष से कम के बच्चों को स्वास्थ्य की देखभाल को भी इसी में जोड़ दिया गया है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को एजुकेशन तो देनी है, उसके साथ ही 6 वर्ष से कम के अगर कोई बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य की देखभाल को भी इसी में जोड़ दिया गया है। और यही कारण होता है कि सरकारी हॉस्पिटलों में खसरा, पोलियो जैसी कोई भी बीमारियां आपको होती हैं तो उनके इंजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट लगवाए जाते हैं, ये बीमारियां ना हो इसके लिए, ठीक है। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लाया गया है और 2010 से लागू है। दोनों क्वेश्चनों में बेटा अंतर है। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो लाया गया है वो 2009 में लाया गया है। कब से लागू हुआ है? 2010 से लागू हुआ है। लेकिन शिक्षा का अधिकार कहां वर्णन है? अनुच्छेद 21 क में वर्णन है। शिक्षा का अधिकार कितनी उम्र के बच्चों को देना है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को देना है। कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन 2002 है। शिक्षा के अधिकार को वर्तमान में किस कैटेगरी में रखा गया है? मूल अधिकारों के में, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, ये भी एक तरह से स्वतंत्रता हुई। अगला